अगर रोटी और चावल तुम्हारे लिए दुश्मन होता तो अल्लाह पाक क्यों भेजता? चावलों का जिक्र मैंने सीरतुन नबी जितनी पढ़ी है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, मैंने चावलों का जिक्र कहीं नहीं सुना। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमने लगातार 3 दिन स्ट्रेट हुजूर को रोटी खाते नहीं देखा। हमारा प्लान सर सुन्नत के करीब, नेचुरल डाइट्स के करीब होता है। कयामत तक कुर्बे कयामत तक मोटापा कसरत से होगा, तो हमारा काम चलता रहेगा ना। हम लोग इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न स्टडीज से, वेस्टर्न नॉलेज से। पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, ये टाइटल आप इसको क्लेम करते हैं, तो कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं? कि फिटनेस कंसल्टेशन से मुराद ये है वन विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर फिटनेस रिलेटेड नीड्स। सो आई गॉट माय सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया। डाइटिशियन फैंसी होके न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, या तो डॉक्टर जो है फिटनेस का काम कर रहा है, या कोई डाइटिशियन है वो फिटनेस ट्रेनर बनी हुई है, कोई अपने नाम से फिटनेस बेच रहा है कोई। सो फिर मैंने एक कंपनी का पर्सपेक्टिव दिया। वजन बढ़ता है तो फिर ये इनके रिश्ते आते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। जब रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। 50% ऑफ द वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर आइदर सफरिंग थ्रू पीसीओएस और थायराइड। खवातीन वो कंसीव नहीं कर सक रही, वो परेशान है। आदमी जो है वो अपनी शादी के बाद की जो उनकी अज़दवाजी जिंदगी है उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान वो फिट है, ठीक है ना, 72 साल की उम्र में भी जेल में बंदा बैठा हुआ फिट है ना, तो 72 साल तक बंदा चल रहा है। उसके मुकाबले में आप बाकी पॉलिटिशियंस देख लें। हमारे लिए तो भाई हीरो है ना यार, इमरान खान भाई रोल मॉडल है ना भाई, कप्तान है भाई, बहुत सारी और अचीवमेंट्स है। रोटी भी होगी, चावल भी होगा, गोश्त भी होगा, सब्जी भी होगी, तेल भी होगा, घी भी होगा, कोई सप्लीमेंट नहीं, फ्रूट ड्राई फ्रूट, घर की नेचुरल डाइट दूंगा। क्वांटिटी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीजें ये क्या है? मेरी व्हीलचेयर बाउंड क्लाइंट, पोलियो की मरीज, उन्होंने 6 महीने में 27 केजी वजन कम कर लिया सिर्फ डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करके। कंसल्टेशन के क्या चार्जेस होते हैं, क्या है, अफोर्डेबल है? कोई मैं फीस चार्ज ही नहीं करता। हमारी कौम क्या है, हमारी यार चूरन कर रहा है, बेच रहा है, ये है वो है, फ्रॉड है, झूठा है। सो ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके जो लोग आते हैं हमारे पास कि भाई रात को फीस जमा कराई, सुबह उठे तो करीना कपूर बन जाए। आप कई पॉडकास्ट पे जाते हैं, रेडियो पे जाते हैं, मॉर्निंग शोज में जाते हैं, किसी पॉडकास्ट का जिक्र आपने अल्लाह की महफिल में होते सुना है? अल्लाह क्या की कैसे जस्टिफाई करोगे भाईजान? आप ये बताएं आपने पिछले साल कुरान पाक कितनी दफा मुकम्मल किया? फिर फातिहा भी कोई और ही आके पढ़ेगा आपके ऊपर। आप अपने इस काम का आपने बेड़ा उठाया ना, आप इसके पीछे नियत चेंज करें। हमजा अली अब्बासी, उनको भी आपने कुछ लगता है कंसल्टेशन दे दी है? पूरी मीडिया इंडस्ट्री में अगर आप मुझसे पूछेंगे सो आई रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल अलॉट, ठीक है, क्योंकि वो इंसान है जो अपने दीन को साथ लेकर चल रहा है और उसको उन प्रिंसिपल्स का, उन वैल्यूज का पता है। हमने एक ड्रामा भी कर लिया, ठीक है ना, हाँ ड्रामा किया, वो अलिफ ड्रामा था एक, उसके अंदर मेरे सीक्वेंस भी आया शुरू में। जितने भी सेलिब्रिटीज के साथ जिनको मैंने कंसल्ट किया है, मैं उनका नाम लेके अपने आप को बेचना पसंद नहीं करता। सारे लड़के लड़कियां जो है ना वो जीप के अंदर चिपके हुए और बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे भाई वो रिश्तेदार हैं। ये चिपकना लिपकना ये तो कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से मीडिया की इंडस्ट्री के जो लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझसे बड़ा चिढ़ते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स होते हैं जहाँ पे भाई मर्द और औरत का इख्तिलात हो रहा है, ठीक है ना, टचिंग टूचिंग हो रही है, और फिर वो जो एक हमारा अब जो कल्चर बन गया है। बोला मैम मैं अभी कैडबरी करके आया हूँ थाईलैंड के अंदर, सो वहाँ पे मेरे हिसाब से छूना वूना तो कोई ज़रूरी तो नहीं है अपना, ये अगर कमर्शियल करना है भाई वो फिर मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ उसमें। अगर मॉडलिंग तो काफ़ी कर चुके हो, स्टार्ट में कमर्शियल्स बहुत सारे किए हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं। तुम्हारी बॉडी अंडे दूध दही मुर्गी के ऊपर चल जाएगी यार, तुमने कौन सा कंपटीशन लड़ना है? हम कौन सी सीरत पे अमल कर रहे हैं, हम कौन से प्रिंसिपल्स पे अमल कर रहे हैं? कोई जरूरत ही नहीं है सप्लीमेंट्स की यार। आपने इतनी पूरी जर्नी में कभी क्या कोई सप्लीमेंट यूज नहीं किया? अगर आपको पूरे पाकिस्तान में उमर बिलाल से बड़ा, इस नाचीज से बड़ा प्रोफाइल फिटनेस की फील्ड में नजर आ जाए, जिसने पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी इंट्रोड्यूस कर दी हो, जिसकी कोलैबोरेशन मेटा और गूगल के पार्टनर्स के साथ भी हो चुकी हो, जो 100 कंट्रीज में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर लॉन्च भी कर रहा हो, जो इंशाल्लाह यूएई के अंदर अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा हो, कि अगर आपको इस नाचीज से पाक फिट से बड़ा प्रोफाइल फिटनेस की इंडस्ट्री में किसी भी इंसान का पाकिस्तान में मिल जाता है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने की फीस जुर्माने की हम भरे। तुम नीम बराना हालत के अंदर डांस करो मीडिया के ऊपर आके, हम तुम्हें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जो बना है उसमें हम तुम्हें तमगा इम्तियाज देंगे। आपकी पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरे प्रोफेशन डिजाइन है प्रैक्टिशनर और कॉमेडियन के लोगों का मजाक उड़ाने पे। आप मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर क्या किन लोगों को इन्फ्लुएंसर बनाया हुआ है? मेरे से देखें, बुरा नहीं मानिएगा। आपका मतलब मुझे बहुत ज्यादा इतराज आपका मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उमर ऐसा लगता है, लेकिन देखिए उमर आवाम जो है ना आजकल जो भी कुछ बेच रहे हैं चूरन अपना उसी के पीछे जा रही है ना। लोग ऑब्वियसली पिक्चर्स आपकी देखते हैं, फेक क्या है मतलब सबको पता है। बात कहीं और चली जाएगी, इस बात को हम यही रहने देते हैं। ये वाली बातें नहीं हुई हैं। फिटनेस तो है एक बहाना, असल में इस कौम को जगाना।
अस्सलाम वालेकुम, नेक्सिफाई 360 के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आहद। बहुत अरसे से फ़िटनेस के ऊपर और कंसल्टेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूं और बहुत सारे जिम ट्रेनर्स हैं उनको देखता रहता हूं और बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। अब कितना सच है, क्या झूठ है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में है, क्या एआई है, अब तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको 2017 से देख रहा हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ उस बंदे की माशाल्लाह से ग्रोथ देख रहा हूँ और इंटरनेशनली किस तरीके से किन रास्तों पे चल के अपना नाम बनाया जाता है। ये पाकिस्तान के पहले फ़िटनेस कंसल्टेंट हैं, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उमर बिलाल इनका जो है वो नाम है। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑनर्ड आद भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन एंड आई एम ग्रेटफुल। आपको बुलाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े मसले मसाइल हैं लोगों के फ़िटनेस को लेके, बड़े मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप कई पॉडकास्ट पे जाते हैं, रेडियो पे जाते हैं, मॉर्निंग शोज़ में जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अवेयरनेस है, ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि बार बार होनी चाहिए। मुझे लगता है बार बार होनी चाहिए और इसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे हम लोग चूँकि पाकिस्तान में ना, हम लोग इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न स्टडीज से, वेस्टर्न नॉलेज से, और हम लोग अपनी कोई रिसर्च पढ़ना चाहते नहीं, चीज़ों को समझना नहीं चाहते। हमारे फिटनेस के लफ्ज़ को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अगर आप सिर्फ फिटनेस के लफ्ज़ को उठा लें तो इसके मायने के अंदर इतनी डिस्क्रिपेंसी है, लोगों को इसका ही मायने सही नहीं पता। तो मैं इससे अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करना पसंद करूँगा और फिर आप इससे फिर जहाँ पे हमारी गुफ्तगू चली जाए, कुछ सच प्लान नहीं है, लेकिन फिर जो आपके सवाल बने। देखें, फिटनेस का जो लफ्ज़ है ना, इसको सबसे पहले हमने आपकी ऑडियंस ने समझना है। फिटनेस हैज़ अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो इंसान फिटनेस को डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से फिटनेस की डेफिनेशन बदल जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर मिसाल के तौर के ऊपर अपने 6 पैक्स पूरे साल मेंटेन करता हूं, तो 6 पैक्स मेंटेन करना फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है, या आपने बिल्कुल ही लीन रहना ये फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। फिटनेस की डेफिनेशन से मुराद ये है कि एक इंसान अपने 24 घंटे का जो दिन है वो जिन एक्टिविटीज में गुजार रहा है, अगर वो एक्टिविटीज करते हुए उसको परेशानी दिक्कत नहीं है, वो लेथार्जिक फील नहीं कर रहा, वो स्ट्रेन फील नहीं कर रहा, उसकी कमर में सर में दर्द नहीं हो रहा, दैट मीन्स ही इज फिट अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन। सो मिसाल के तौर के ऊपर भाई, मैंने अगर 6 पैक्स मेंटेन करने, मेरी डेफिनेशन और होगी। एक क्रिकेटर है जिसने 8 घंटे भाई फील्ड के ऊपर खड़े रहना है, उसकी फिटनेस की डेफिनेशन और होगी। फुटबॉलर की फील्ड जो फिटनेस की डेफिनेशन है वो और है। T20 प्लेयर की जो फिटनेस की डेफिनेशन है वो 50 ओवर्स के प्लेयर वाली फिटनेस उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर बंदे की रूटीन के हिसाब से, उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, उसका रूटीन क्या है, उसने अपने 24 आवर्स किस साइकिल में गुजारने हैं, क्या क्या वो एक्टिविटीज करता है। 9 to 5 है, वो हल्की फुल्की एक्टिविटी, तो उसकी अज़दवाजी जिंदगी है। उन मामलात में अगर उसको कोई परेशानी नहीं है तो ही इज फिट अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन। हम यहाँ पे 6 पैक्स को फिटनेस बना दिया, या अपने भाई हमने ये चीज अचीव कर ली तो हमारे फिक्स हो गए, जॉ लाइन हमारी क्लियर हो गई तो फिट हो गए। फिटनेस का ये मतलब है, सही है। तो जब ये वाली चीज है तो ये अब एक खातून है, वो मिसाल के तौर के ऊपर है 65 kgs, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उनका आइडियल वेट भी उनकी फिटनेस के एतबार से ठीक नहीं है। कहने को वो कहलाएगा कि भाई ये तो फिट है, बज़ाहिर देखने में उनका वेट होगा नॉर्मल, लेकिन वो अभी फिट नहीं है क्योंकि उनके ईटिंग पैटर्न उस हिसाब से नहीं है, जिसकी वजह से उनका इंटरनल इम्बैलेंस हुआ है, जिस वजह से भाई वो कंसीव नहीं कर सक रही है। सो फिटनेस हैज़ अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन। जो इंसान फिटनेस डिफाइन करेगा, हर इंसान के हिसाब से वो डेफिनेशन तब्दील हो जाएगी। ठीक है। ये आप टाइटल हम सुन रहे हैं, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, ये टाइटल आप इसको क्लेम करते हैं, तो कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं और इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं? ये टाइटल आपने जो आपको जो मिला हुआ है, ये किस तरह मिला है? ये अल्लाह पाक का एक करम है और इसके अंदर हमने इस चीज़ की बिगनिंग किया है। इस लफ्ज़ फिटनेस कंसल्टेंट को भी आप समझ लें। फिटनेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, कंसल्टेंट से भी लफ्ज़ समझने से पहले डेफिनेशन आप पहले चले जाएं कि आप हमारे इंडस्ट्री के अंदर, आपने जब 2017 से पहले, आप मुझे जानने से पहले आप लोगों को इंडस्ट्री के अंदर देख रहे थे, तो देखें एक कॉमनली यूज लफ्ज़ है जो हम बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर वो इंसान है जो, जैसे उसका लफ्ज़ बता रहा है ना फिटनेस ट्रेनर, ट्रेनर से मुराद वो इंसान है जो आपको ये बताएगा कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, जिम में या बगैर जिम के, बॉडी वेट या विद वेट्स, आपको एक्सरसाइज करने की जो ट्रेनिंग की नॉलेज जो इंसान देगा उसे आप फिटनेस ट्रेनर कहते हैं। इसी तरीके से एक इंसान होता है जो डाइटिशियन होता है, जो आपको रोजमर्रा की नॉर्मल रूटीन की चीज़ों से बता देगा कि भाई ये आप खा लें, जिस तरह से हमारी बूढ़ी दादी अम्माएं होती थी, बताती थी बेटा ये खा लो सेहत के लिए ठीक है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। सो जो ओल्ड स्कूल हमारी डाइट होती थी रोजमर्रा की चीज़ों से, उसको आप कहते थे उस इंसान को जो आपको एक प्रॉपर
पढ़ाई के साथ किया हुआ है कि भाई ये डाइटिशियन है। अब डाइटिशियन जब फैंसी हो गया, जब वेस्टर्न नॉलेज से एक्सपोज हुआ, जब प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आपके फिटनेस सप्लीमेंट्स की इंट्रोडक्शन हो गई, फिर जो है स्टेरॉइड्स आ गए, भाई फैट लॉस पिल्स आ गई, जब वो वाली नॉलेज आ गई तो जिस तरह से बीकॉम बीबीए बन गया ना फैंसी होके, बिल्कुल उसी तरीके से डाइटिशियन फैंसी होके न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। अब न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री आ गई। सो फिटनेस ट्रेनर एक इंसान है, डाइटिशियन / न्यूट्रिशनिस्ट ये एक इंसान होता है, और एक तीसरा इंसान होता है जो आपकी माइंडसेट समझता है, जो इंसान की साइकोलॉजी समझता है, जिसको आप माइंड साइंसेस प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और एक इंसान जो इन तीनों एलिमेंट्स को समझता है उसे आप फिटनेस कंसल्टेंट कहते हैं। क्योंकि फिटनेस कंसल्टेशन से मुराद ये है वन विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर फिटनेस रिलेटेड नीड्स। अब एक इंसान सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता है, उसके बाद डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता। इसी तरीके से एक इंसान या एक खातून, कुछ डॉक्टर्स जो डाइट एंड न्यूट्रिशन पे कमांड रखते हैं, उनको पता है कि भाई ये सेब खाने से ये होता है, अंडा खाने से ये होता है, गोश्त खाने से ये होता है, दाल खाने से, रोटी खाने से ये होता है, लेकिन उनको एक्सरसाइज की इंपैक्ट और उस नॉलेज का आइडिया नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं करानी आती, उसकी नॉलेज नहीं है, वो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट कहलाएंगे, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकते। अब एक इंसान बोले भाई मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन भी जानता हूं, मैं ट्रेनिंग कराना भी जानता हूं, वो भी एक इंसान को ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देगा। ऑप्टिमम रिजल्ट्स वो होते हैं कि आप एक इंसान की साइकोलॉजी समझें, उसके मोटिवेशनल फैक्टर समझें, उसका रूटीन समझें, उसकी ये समझें कि वो किन वजूहात की वजह से स्ट्रेस्ड आउट है, स्ट्रेस को समझना, उस इंसान की मोटिवेशनल फैक्टर्स को समझना, उसके हिसाब से उसके लिए टेलर्ड प्लान डिजाइन करके उसको कम्युनिकेट करना। जो इंसान ये चीज जानता है उसे आप साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट कहेंगे, क्योंकि वो तीनों डायमेंशंस के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है। डाइट एंड न्यूट्रिशन भी जानता है, क्लाइंट की साइकोलॉजी को भी समझता है, वो ट्रेनिंग कराना भी जानता है। सो हमारे पास जब एक क्लाइंट आता है फिटनेस कंसल्टेशन के लिए, तो हमें उसको एक वन विंडो सोल्यूशन देना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, कुछ लोग के ईटिंग पैटर्न्स खराब होते हैं, कुछ लोगों की दोनों चीजें ठीक होती हैं, उनकी ट्रेनिंग पैटर्न्स ठीक नहीं होते। तो अब एक क्लाइंट किस डायमेंशन के ऊपर वीक है, उसके हिसाब से उसकी नीड्स को देखते हुए उसके लिए एक पूरा प्लान डिजाइन करना पड़ता है और वो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। और कंसल्टेशन इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब यू कैन से, क्योंकि देखिए हमारा काम ये नहीं है कि हमने क्लाइंट को प्लान दिया और जान छुड़ा ली। जो लोग प्लान देते हैं वो डाइट प्लान देते हैं, जो लोग ट्रेनिंग प्लान देते हैं वो ट्रेनिंग प्लान देते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो आपको बताते हैं भाई ये स्केड्यूल है, फॉलो कर लो, जान छुट गई। डाइट प्लान वाला जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है वो क्या करेगा, आपको डाइट प्लान देगा, जान छुट गई। कंसल्टेंट फंस जाता है, कैसे? क्योंकि मुझे वक्त के साथ साथ क्लाइंट की बॉडी कॉम्पोजिशन जैसे जैसे उसकी डाइट के हिसाब से चेंज होती जाएगी, मुझे उस क्लाइंट के डाइटरी पैटर्न्स को, न्यूट्रिशनल प्लान को वक्त के साथ साथ चेंज करना पड़ेगा। उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स वक्त के साथ साथ चेंज होंगे, उनको चेंज करना पड़ेगा। सो मुझे एज अ कंसल्टेंट क्लाइंट के साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहना पड़ता है। सो जो इंसान एक क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ रेगुलर कनेक्टेड है, उसके साथ वक्तन फवक्तन काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चल रहा है, उससे कंसल्टेंट कहते हैं। सो 2017 के एंड में जब मैंने इस अपने काम का आगाज किया, सो आई गॉट माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया USA, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा है, उधर से हमारी सर्टिफिकेशन हुई। उसके बाद अब चूंकि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर भी हूँ, आपको मेरा वो बैकग्राउंड भी पता है, मेरे मल्टीपल एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स का। सो मैं एज अ एंटरप्रेन्योर जब मैं फिटनेस की इंडस्ट्री के अंदर आया, तो मुझे ये देखना था कि भाई मैंने अपने अपने आप को स्टेब्लिश भी करना है, मैंने थोड़ी सी USP भी क्रिएटेड रखनी है। सो जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि यार हमारे मुल्क में तो कोई होलिस्टिक अप्रोच ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, या तो डॉक्टर जो है फिटनेस का काम कर रहा है, या कोई डाइटिशियन है वो फिटनेस ट्रेनर बनी हुई है, कोई अपने नाम से फिटनेस बेच रहा है कोई। सो फिर मैंने एक कंपनी का पर्सपेक्टिव दिया और मैंने लर्न टू बर्न मेरा कंसल्टेशन प्रोग्राम हुआ। फिर मैंने पाकफिट के नाम से अपनी पूरी कंपनी बना ली। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टीम हमारी इतनी बड़ी हो गई है, सही है जी। तो मैंने कंपनी की अप्रोच देके, होलिस्टिक अप्रोच देके मैंने पूरी कंसल्टेशन फर्म बनाई। और जब मैंने पहली फिटनेस कंसल्टेशन फर्म बनाई जो आपकी इन तीनों डायमेंशंस के ऊपर एक इंसान के काम करती है, सो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एज अ सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट। अब जब मैंने अपने आप को एज अ फिटनेस कंसल्टेंट एस्टेब्लिश किया, सो जब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, 1-2 साल के बाद मुझे टीवी चैनल्स ने अप्रोच करना शुरू किया और वो अपनी रिसर्च करते हैं। उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च की हुई थी। सो फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट का जो ये खिताब है, ये समझें कि मुझे टीवी चैनल के ऊपर मिला, समर टीवी के ऊपर। जो वहाँ के एंकर थे, उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने रिसर्च की हुई थी। सो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। सो आउट ऑफ माई ह्यूमिलिटी, मैं तो अपने आप को फर्स्ट नहीं कहता था, ऑल्दो मुझे ये पता था कि भाई हाँ भाई हम पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं। लेकिन 1.5-2 साल के बाद जब मैं समर टीवी ने मुझे अप्रोच किया, उससे पहले मैं काफ़ी सारे टीवी चैनल्स के ऊपर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पिछले 8 साल के अंदर पाकिस्तान के तमाम
तमाम बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर मैं एक्नॉलेज कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया है, बुलाया है, इंटरव्यूज होते हैं, उनके साथ मॉर्निंग शोज होते हैं। सो समर टीवी ने मेरे काम स्टार्ट करने के 1.5-2 साल बाद 18 या 19 के अंदर उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि भाई वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। तो जब उन्होंने किया तो मैंने बोला भाई मीडिया एक्नॉलेज कर रहा है, सो नाउ आई कैन यूज दिस वर्ड फिटनेस कंसल्टेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है। जैसे एक्सप्लेन किया इस पूरी चीज हाँ। को कि ये जो टाइटल है ये किस तरह से जस्टिफाई होता है, तो पाकिस्तानी लगता है कि फिटनेस को सीरियस ले रहे हैं, अब वक्त के साथ साथ अवेयरनेस जनरेट हो रही है, सर मेहनत आप कर रहे हो सर देखो मैं तो ये कह सकता हूँ कि पिछले 8 साल से मेरा ब्रेड एंड बटर अब यही है। मैं आउट ऑफ अपने पैशन आ गया, वो एक अलग कहानी है, वो फिर हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट मैंने ऑलरेडी किए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे ख्याल में हमारी पूरी डिस्कशन उसी में निकल जाएगी। हमारा वो मैं इस फील्ड में कैसा है वो एक अलग इत्तेफाक है, लेकिन अब ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि अब मैं इस जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए ये मोटिवेशन इसलिए है बिकॉज हियर आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। इसके अलावा जो मेरे एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं वो मैंने फिर उनको खैरबाद भी कर दिया, वो मैंने दूसरी जगह उनको मैंने ट्रांसफॉर्म करके मैं फिर इससे निकल के फिटनेस की फील्ड में आ गया, क्योंकि एट दोज एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स वहाँ पे मैं जो वैल्यू ऐड कर रहा था ना, आई वाज एडिंग वैल्यू टू माय ओन पॉकेट। क्योंकि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आप लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो खाना पीना कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो भी मेरा काम था उधर भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं। लेकिन इस फील्ड के अंदर दोनों अप्रोचेस सर्व हो जाती हैं। इधर आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। लोग यहाँ पे परेशान आते हैं, स्ट्रेस्ड आउट आते हैं, खवातीन वो कंसीव नहीं कर सक रही, वो परेशान है, आदमी जो है वो अपनी शादी के बाद की जो उनकी अज़दवाजी जिंदगी है उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसको आप एक टैबू बन गया है कि भाई मर्दाना कमजोरी। कितना इशू है, कितना इशू है। खवातीन हमारी बहनें, अभी एक रीसेंट रिसर्च आई है, 50% ऑफ द वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर आइदर सफरिंग थ्रू पीसीओएस और थायराइड। अगर 15 करोड़ पाकिस्तान की खवातीन है या भाई 12 करोड़, तो 12 करोड़ में से 50% इस वक्त 6.5-7 करोड़ औरतें तो पीसीओएस या थायराइड से गुजर रही हैं। अब ये खवातीन जब पीसीओएस थायराइड से गुजर रही हैं, अगर शादीशुदा है तो इनकी जो है कंसीव नहीं कर पाती, प्रॉब्लम होती है। अगर शादीशुदा नहीं है तो इनकी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है पीसीओएस थायराइड में। उसके बाद जब वजन बढ़ता है तो फिर ये इनके रिश्ते आते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। जब रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। माँ बाप के लिए अलग परेशानी बनती है, क्योंकि हमारे माशरे में तो माँ बाप बेटियां बड़ी विदा करने के लिए करते हैं। अब बेटियां पढ़ी लिखी हैं, कॉम्पिटेंट है, लेकिन वजन बढ़ा हुआ है क्योंकि डाइटरी पैटर्न्स ठीक नहीं है। तो अब जब हमारे पास आते हैं और हमारी बिल्कुल बेसिक गाइडलाइंस के साथ वो अपने रिजल्ट्स अचीव करना शुरू करते हैं, उनके रिजल्ट्स अचीव होते हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती हैं। जो खवातीन कंसीव नहीं कर पा रही उनके माशाल्लाह वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं, फिर जो वो दुआएं देते हैं तो उसके बाद उनकी ज़िंदगियां बदलती हैं, फिर वो तारीफ़ें करते हैं, फिर वो रिगार्ड करते हैं। उनके साथ मेरे ऐसे ऐसे ताल्लुकात जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ ऐसे बन गए हैं कि भाई घर जैसा उनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है। सो यहाँ पे व्हेन आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, तो फिर हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस भी याद आती है, अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे के लिए, जो दूसरे के काम आए। सो अब यहाँ पे मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ तो भाई मैं आई एम एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंडस्ट्री जो मेरा प्लेटफॉर्म है पाकफिट जो है, मैं हॉस्पिटल्स से ऊपर भी हूँ और नीचे भी हूँ। हॉस्पिटल्स मेरे बीच में आते हैं। कैसे? अगर आप हमारी गाइडलाइन ले रहे हैं, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं, आपके पास फिटनेस गाइडलाइंस हैं, तो आप बीमार पड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अस्पताल से ऊपर बैठे, अस्पताल से नीचे भी हैं। कैसे? अब एक इंसान है, वो अस्पताल गया, 99% बीमारियां आपको जो लगती हैं वो आपके ईटिंग पैटर्न्स ख़राब होते हैं, जिस वजह से सारा सिस्टम ख़राब होता है। अब जब आपका वज़न बढ़ने की वजह से आपको बीमारियां लगती हैं, जिस वजह से आप अस्पताल जाते हैं, तो अस्पताल में डॉक्टर सारे टेस्ट कराने के बाद आपको एंड में एक ही जवाब देता है। 25-50 हज़ार रुपए के टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर आपको एक जवाब देता है, अपना वजन कम करें। तो वजन कम करें, कैसे करें? वो बोलता है वजन कम करें, वजन कम करें, वो जवाब भी फिर हम सॉल्व करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है। नाउ पाकफिट इज अबव दी हॉस्पिटल्स, एंड इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल्स का जो काम वो नहीं कर पाते तो वो काम हम कर रहे होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही सोच रहा हूँ कि उमर जो है वो मुझे कुछ अब लग रहा है डॉक्टर जो है वो भी बन गए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वक्त के साथ साथ स्टडी की हैं शायद, या रिसर्च की है कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अब आ गई है कि मैं किसी भी ट्रेनर के साथ जब भी कभी बैठा हूँ, ये वाली बातें नहीं हुई हैं, ये बातों की तरफ कोई नहीं जाता, वही वाली बातें सिक्स पैक से आगे नहीं निकलते। मैं आपको एक बात बताऊँ, असल चीज़ जो है वो स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस को भी लोग नहीं समझते। असल चीज़
हमारी अगर स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, अच्छे से अच्छी आपकी डाइट हो, वर्कआउट हो, अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं आपको आपके रिजल्ट्स ही नहीं अचीव होंगे। स्ट्रेस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इजाजत देंगे तो इसके ऊपर भी हम रोशनी थोड़ी सी डाल देंगे। मेरे ख्याल में फिटनेस कंसल्टेंट भी हमने अच्छा बता दिया, फिटनेस को भी हमने बता दिया। आप स्ट्रेस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है हर तरफ सर। अब सर जिस तरह से हम लोगों ने ये एक लफ्ज कंफ्यूज किया हुआ है ना फिटनेस का, इसी तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेस के लफ्ज को भी कंफ्यूज किया हुआ है और हम बहुत छोटा कर देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अब आप इसको समझने के लिए आप इसके भी 3 डायमेंशंस हैं, स्ट्रेस के भी 3 डायमेंशंस हैं। इन चीज़ों को आप समझ लें। देखें, स्ट्रेस का लफ्ज जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसको कंफ्यूज करते हैं सिर्फ जहनी दबाव से। स्ट्रेस नोवेयर मीन सिर्फ जहनी दबाव। स्ट्रेस के 3 डायमेंशंस हैं, 3 स्टेजेस हैं, 3 फ्लोर्स हैं, आप समझ सकते हैं। पहला फ्लोर जो इसका कहलाता है वो कहलाता है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपकी डाइट के साथ। कहने का मकसद, एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल, एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल, वो कहलाएगी स्ट्रेस का शिकार है। यानी कुदरत ने जो चीज जैसे डिजाइन की है, अगर वो वैसे फंक्शन नहीं कर रही तो वो स्ट्रेस में कहलाएगी। ठीक है जी। ये तार है, ये तार रिलैक्स पोजीशन में, मैंने अब इसमें स्ट्रेस पैदा किया। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका सिस्टम अल्लाह ने एक डाइट के लिए बनाया है, हेल्दी नेचुरल डाइट के लिए बनाया है। अगर मैं हेल्दी नेचुरल डाइट नहीं ले रहा, हेल्दी अनहेल्दी क्या है हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर आप हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे तो आप कहलाएंगे केमिकल स्ट्रेस का शिकार है। ठीक है जी। यानी क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो अंदर हमारे केमिकल्स का पूरा निजाम है, हमारी पूरी ये जो पेट लगा हुआ है इसके अंदर हमारे पूरे केमिकल्स का निजाम है जो खाने को डाइजेस्ट भी कराते हैं। सो आप अगर अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आप कहलाएंगे केमिकल स्ट्रेस का शिकार। केमिकल स्ट्रेस यानी अनहेल्दी डाइट आपको लीड करेगी दूसरे स्टेज की तरफ, जिसको आप कहते हैं फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस से मुराद ये है कि आपका फिजिकल आउटलुक डाइट खराब होने की वजह से खराब होना शुरू होगा, वजन बढ़ना शुरू होगा। ठीक है जी। आपकी पूरी जिस्म के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू होगी, एक्सेस फैट चढ़ना शुरू होगा। हर मसल, हर ऑर्गन के ऊपर आपके जब फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा तो इसी तरीके से आपका ब्रेन भी एक मसल है, एक ऑर्गन है, इसके ऊपर भी फैट चढ़ना शुरू होगा। तो ब्रेन भी अपने ऑप्टिमम पे नहीं रहेगा। अगर मैं कहूं कि एक नॉर्मल इंसान जो फिट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी जसारत करूं बात करने की, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे ईटिंग पैटर्न्स ठीक हैं, सो अगर मैं कहूं कि एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन जो है 100% पे काम कर रहा है, तो एक इंसान जो केमिकल स्ट्रेस का शिकार होकर फिजिकल स्ट्रेस्ड आउट है, जो एक इंसान ओबीस है या मोटा है या जो फैट होना शुरू हो चुका है, 20-30% बॉडी फैट से ज्यादा है, वो अपने उसका ब्रेन जो होता है वो उसके ऑप्टिमम पे काम नहीं कर रहा होता। यानी उसका ब्रेन जो है 100% पे नहीं है, वो 60-70 पे काम कर रहा है। अब जब ब्रेन 60-70% पे काम कर रहा है तो उसी ब्रेन ने आपके इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करना है। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का एंटीवायरस मैकेनिज्म है। जिस तरह से आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक एंटीवायरस होता है ना, जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है, ट्रीट करता है और डिलीट करता है, इसी तरीके से अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीवायरस मैकेनिज्म रखा हुआ है जो वायरसेस को डिटेक्ट करता है, उनको ट्रीट करता है और डिलीट करता है। उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया ना, कुव्वत मुदाफियत। सो कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम आपका चूंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, जब ब्रेन ही 60-70 पे काम कर रहा है तो इम्यून सिस्टम कितने पे काम कर रहा होगा? 60-70 पे, 50 पे काम कर रहा होगा। अब पहली स्टेज केमिकल स्ट्रेस से आप लीड किए फिजिकल स्ट्रेस पे। फिजिकल स्ट्रेस आपको लीड करती है तीसरी स्टेज पर, जिसको हम कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी जिससे आपका दिल दुखता है। अब मिसाल के तौर पे एक खातून है, उनका वेट होना चाहिए 55, लेकिन उनका वेट है 155 या 115 या 95। वो यंग है, उनकी शादी के रिश्ते आए, उनके रिश्ते रिजेक्ट हो गए। तो जब 95 kg की खातून का एक रिश्ता रिजेक्ट होगा तो वो कहाँ जाएगी? उसको यहाँ तकलीफ नहीं होगी, उसको यहाँ तकलीफ होगी। अब वो इमोशनल स्ट्रेस में चली गई है, जिसको आप कहेंगे कि भैया डिफिकल्ट स्टेज में जा रही है। एक इंसान है, एक आदमी है, वो उसका वजन बढ़ा, उसकी वजह से डॉक्टर्स ने उसको कहा ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट के अंदर आया कि भाई तुम डायबिटीज़ के करीब हो गए हो। ठीक है जी, अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है। अब वो आदमी, उसके बच्चे हैं, वो परेशान होगा कि भाई कल को मुझे कुछ हो गया, मेरी बीमारियां लग गई, मेरे पैसे सारे दवाइयों में खर्च होंगे, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो अब उस आदमी की बीमारी उसको ले जाएगी तीसरी स्टेज पर, इमोशनल स्ट्रेस। सो या तो आपका फिजिकल स्ट्रेस रीजन बनेगा इमोशनल स्ट्रेस पे जाने का, या हर वो तकलीफ जो कि आपके दिल को दुखा रही है। आपकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया, आपका वालिदा के साथ झगड़ा हो गया, आपके घर के अंदर जो है 2 लोगों को आपने लड़ते हुए देख लिया, या आप अपने वालिद से बहुत क्लोज थे, वालिद का अचानक इंतकाल हो गया, आप डाइट भी ठीक थी, एक्सरसाइज भी ठीक थी। ठीक है जी। अब वालिद इंतकाल हो गया, वालिद से मुझे मोहब्बत थी, मैं डायरेक्ट इमोशनल में जाऊंगा। मैं पहले दूसरे से तीसरे पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट तीसरे पे जाऊंगा। सो कहने का मकसद, हर वो तकलीफ, हर वो परेशानी जिससे आपका दिल दुखा हुआ होता है, उस स्टेज को आप कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस।
अब की पॉइंट समझें, यहां तक लेके आने के लिए पूरी तमहीद बांधी है। फिजिकल स्ट्रेस की शिकार में जब आप दूसरे स्टेज पर हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, 50-60% पे काम कर रहा है, यानी 10 बीमारियां आएंगी तो 5 से बॉडी लड़ेगी, 5 अटैक कर लेंगी। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में साइंस कहती है आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, यानी एक इंसान जो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में, या एक खातून अगर वो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में है, सो उनका इम्यून सिस्टम शट डाउन है। अब उनको मैं अच्छे से अच्छी डाइट दे दूं, अच्छे से अच्छा वर्कआउट दे दूं, उनको वो असर ही नहीं करेगा, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट है, इम्यून सिस्टम उनका सोया हुआ है, और बॉडी ऐसे हार्मोन रिलीज करती है इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में जो कि आपके फैट लॉस प्रोसेस को रोक देते हैं। सो आपको जब तक आप एक क्लाइंट को इमोशनली ट्रीट ना करें तो आप उसका मसला हल नहीं कर सकते। सो जो हमने बात की थी ना कि आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है, दिस इज व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट, बिकॉज अनटिल अनलेस आप उसकी साइकोलॉजी समझे, आप उसको इमोशनल लेवल पे ट्रीट ही नहीं कर सकते। मैं इमोशनल लेवल पे ट्रीट ही नहीं करूंगा और एक डाइटिशियन उसको डाइट दे दे, ट्रेनर उसको एक्सरसाइज बता दे, वो उससे रिजल्ट ही नहीं मिलने खातून को, वो कहेंगे मेरा वेट स्टक है। समझ में आई? वेट स्टक की एक रीजन क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही है, डाइट एक्सरसाइज सही कर रही है, लेकिन उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही ना, क्योंकि सिस्टम जिसने उनका फैट बर्न करना है वो ऑफ हुआ है बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। तो इमोशनल स्ट्रेस को ट्रीट करना पड़ता है, उसको ट्रीट करने के ऊपर एक पूरा एक अलग एक्सरसाइज है। सही है, तो इमोशनल स्ट्रेस के ऊपर हम काम करते हैं क्लाइंट के साथ, एंड दैट इज 90% जो मेरा क्लाइंट आता है, दैट इज उसका प्रॉब्लम डाइट नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करके यूट्यूब और ट्रेनर से कुछ ना कुछ वो सीखा हुआ है। जब इमोशनल स्ट्रेस ट्रीट होता है और एक हम उसको डाइटरी पैटर्न भी फिर उसके ठीक करते हैं, तो फिर उसको एक प्रॉपर रिजल्ट्स मिलते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने भी लोग आपसे कंसल्ट करते हैं या कोई करना चाहे, क्या पैकेज सबका डिफरेंट होता है, किस तरह कंसल्टेशन के क्या चार्जेस होते हैं, क्या है, अफोर्डेबल है? हाथ भाई, इसके पीछे मैंने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला डिजाइन किया है कि मेरे कोई फीस स्ट्रक्चर नहीं है, मेरा कोई मैं फीस चार्ज ही नहीं करता। मैं चार्ज करता हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट से मुराद ये होता है कि जो इंसान अपने आइडियल वेट से अप टू 10 kg ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे खातून है, उनका वेट 60 होना चाहिए मैक्सिमम, वो 70 kg है, 10 kg अपने आइडियल वेट से ज़्यादा है, तो जो इंसान अपने आइडियल वेट से 10 kg ज़्यादा होता है, हम उससे चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़ पर kg सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो इंसान अपने आइडियल वेट से 10 to 20 kg के रेंज में, उससे हम चार्ज करते हैं 1500 to 2000 रुपीज़ पर kg सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो इंसान 20 प्लस केजीज अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, हम उससे चार्ज करते हैं 2000 to 2500 पर केजी सिक्योरिटी डिपॉजिट। मकसद क्या? मकसद ये, अब एक इंसान ने 10 kg वजन कम करना है, मैं उससे कहता हूं भाई आपके लिए फीस नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000, क्योंकि जब तक आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक आप कदर नहीं करेंगे उस गाइडेंस की। अब एक इंसान जो अपने आइडियल वेट से 50 kg ज्यादा है, 30 kg ज्यादा है, उससे मैं चार्ज करता हूं सिक्योरिटी डिपॉजिट 50-60,000, और मैं उसको कहता हूं कि भाई जब तुम्हारी जेब से 50-60 हज़ार रुपए खर्च हुए होंगे ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि भाई मुझे उमर भाई की इस बावले की बात को फॉलो करना है। तुम मेरी गाइडेंस को फॉलो कर लो 21 दिन, वो गाइडेंस जब तुमने 21 दिन फॉलो कर ली, उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर वो रिजल्ट्स तुम्हें मोटिवेट करेंगे। इनिशियल मोटिवेशन के लिए उसके पैसे खर्च करवाना जरूरी होते हैं। ठीक है जी। अब एक क्लाइंट बोलता है उमर भाई हम आपकी गाइडेंस पे अमल करेंगे। मैं बोलता हूँ एक काम करें, बड़ा मैं क्लियर सवाल पूछता हूँ, आप ये बताएं आपने पिछले साल कुरान पाक कितनी दफा मुकम्मल किया? उमर भाई वो तो नहीं पढ़ा, नमाज में जुम्मे में इधर उधर पढ़ लिया। मैंने बोला फ्री में आपको कुरान पाक मिला हुआ है ना, फ्री में अल्लाह के कलाम की आपने कदर नहीं की, तो मेरी गाइडेंस की आप क्या कदर करेंगे? ठीक है, मेरी गाइडेंस की आप क्या कदर करेंगे? आपने फ्री में तो अल्लाह के कलाम की कदर नहीं करी। सही है, तो मैं उनको कहता हूं मेरी गाइडेंस फ्री है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, पैसे जमा कराओ ताकि तुम्हें मोटिवेशन का एहसास रहे कि हाँ भाई मैंने पैसे जमा कराए हैं, मुझे उमर भाई की गाइडेंस को फॉलो करना है, नहीं तो मेरे पैसे गए। ठीक है जी। तो मेरी एक पॉलिसी, जैसा मैं सर नहीं सर सुने तो सही ना, जैसा मैं बताऊं वैसा आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट्स ना मिले जो मैं आपको कमिट कर रहा हूं कि इतने टाइम पीरियड में इतने रिजल्ट्स अचीव होंगे, सो गेट योर मनी बैक, रिफंड पॉलिसी। अच्छा, रिफंड पॉलिसी। दूसरी, जैसा मैं बताऊं आप वैसा फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिल जाए तो तोहफे में अपने पैसे वापस ले लें। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जब वो अपने रिजल्ट्स अचीव करते हैं, मेरे पास आ जाते हैं अगर ऑफिस, मैं उनको कहता हूं ये आपने फीस सबमिट कराई थी भाई 50,000, ये अपने 50,000 वापस लें। उमर भाई कैसे ले सकते हैं, आपकी वजह से तो हमारा 50 kg कम हो गया, 30 kg कम हो गया, 25 kg कम हो गया। मैं बोलता हूं ये आपके पैसे वापस हाथ में पकड़े। उमर भाई नहीं ले सकते। मैंने बोला अब आप मुझे दे दें इसमें से जितने आप समझते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं।
ये मैं तोहफा समझ के लूंगा, फीस समझ के नहीं लूंगा। ऐसा भी होता है, यकीन ठीक है नहीं आता, लेकिन जी, मुझे सही है। लेकिन अब अगला बंदा बोले नहीं यार ये तो देखे देखे, अब हमारी कौम क्या है, हमारी यार चूरन कर रहा है, बेच रहा है, ये है वो है, फ्रॉड है, झूठा है। मेरे भाई जो बंदा झूठ कर रहा होता है, फ्रॉड कर रहा होता है, धोखा कर रहा होता है ना, वो 2017 से लेके अब तक कंसिस्टेंसी के साथ बेच नहीं सकता मार्केट में। सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, जहां मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके जो लोग आते हैं हमारे पास कि भाई रात को फीस जमा कराई, सुबह उठे तो करीना कपूर बन जाए, ये नहीं होगा। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशंस अगर आप जो लोग लेकर आते हैं, फिर वो गालियां भी देते हैं। जो जब वो गालियां देते हैं तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, ब्लॉक एंड डिलीट का ऑप्शन हमें फेसबुक देता है। हम नेगेटिविटी अपने सर्कल में आने ही नहीं देते। हमारा माशरा इतना अनफॉर्चुनेट है, इतना नेगेटिव हो चुका है, हम पॉजिटिव बात किसी की शेयर नहीं करेंगे, नेगेटिव चीज हम हर दफा शेयर करेंगे। किसी की गलत वीडियो, नाजेबा वीडियो वायरल हो जाए ना, नेगेटिव वीडियो हम शेयर करेंगे, लेकिन उसी इंसान की कोई पॉजिटिव बात होगी हम शेयर नहीं करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है, और अनफॉर्चुनेटली हम उस नेगेटिविटी के ऊपर ट्यून इन हो चुके हैं। ये एक और टॉपिक है। अब नेगेटिव माइंडसेट को आप पॉजिटिव माइंडसेट कैसे करते हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो कहने का मकसद ये है कि वी डू नॉट एक्नॉलेज एंड एंटरटेन नेगेटिविटी एट आवर प्लेटफॉर्म। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब मैं पिछले 8 साल से 50,000 प्लस कंसल्टेशंस दे चुका हूं, 50,000 प्लस विद द डेटाबेस मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने रिजल्ट्स तो मैंने अपने क्लाइंट्स के फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर पब्लिश किए हुए हैं। वो क्लाइंट जो इजाज़त देते हैं, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, जो इजाज़त देता है उसकी पिक्चर्स हम पब्लिश करते हैं। अब लोग अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा अली अब्बासी, मैंने अभी देखी 2 पिक्चर्स कुछ पिछले महीनों में, अभी एक रिसेंटली भी देखी। उनको भी आपने कुछ लगता है कंसल्टेशन दे दी है? नहीं, हमजा भाई को हम क्या कंसल्ट करेंगे। मैं तो उनका फ़ैन हूँ। मतलब अगर पूरी मीडिया इंडस्ट्री में अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो आई रिस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल अलॉट, ठीक है, क्योंकि वो इंसान है जो अपने दीन को साथ लेकर चल रहा है और उसको उन प्रिंसिपल्स का, उन वैल्यूज़ का पता है। सो आई रिस्पेक्ट हिम एज अ फ़ैन। और मेरा उनके साथ ताल्लुक वो ज़ाहिर है, हम एक कराची जिमखाना के हम मेंबर हैं। सो हमजा भाई जब भी कराची आते हैं तो फिर कराची जिमखाना में वो वर्कआउट वहीं करते हैं, तो हम उनके साथ ही वर्कआउट होता है हमारा। सो ये है कि उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है। और वैसे तो मैंने उनको समझो कि अभी तक उस तरह से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उनको कंसल्ट करने पे आऊँगा तो मैंने उनकी अपनी एक्सरसाइज करते हुए उनकी जो अपने वही वाली बात है, फिर बात कहीं और चली जाएगी। इस बात को हम यही रहने देते हैं। बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ के साथ जिनको मैंने कंसल्ट किया है, मैं उनका नाम ले कर अपने आप को बेचना पसंद नहीं करता। उसकी वजह यह है कि फिर वो चीज़ जो है ना, लगता है कि यार आप फेक एंडोर्समेंट करा रहे हो या कोई इस किस्म की चीज़ है। लोग ऑब्वियसली पिक्चर्स आपकी देखते हैं, फेक क्या है, मतलब सबको पता है। और क्लाइंट्स है यार, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, सारी चीजें। मैं इस तरह से बहुत सारे आपके जो टीवी नहीं करते आपको? नहीं, वो अलाउ की बात नहीं है। वो अलाउ करे भी तो भी मैं खुद से पब्लिश नहीं करना पसंद करता। अच्छा। वजह यह है कि मैं जिस चीज को इन जनरल नेगेटिव समझता हूं, मैं उसको इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को बेच के गलत नहीं करना चाहता। मेरे पास जब हलाल तरीके के साथ मेरे भाई जेन्युइन क्लाइंट के रिजल्ट्स के थ्रू लोग अप्रोच कर रहे हैं और उसी के थ्रू लोग मोटिवेट रह के मेरे गोल्स को हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे सेलिब्रिटीज की जरूरत नहीं है उस तरह से। लोग बड़ा उनको लुक फॉरवर्ड करते हैं, उनको इंस्पायर होते हैं सेलिब्रिटीज से। तो जब उनको ये बात पता लगे कि उमर बिलाल की भी कंट्रीब्यूशन है उनके, आपको रिस्क रोजी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की होती है। अल्लाह पाक लोगों के दिलों में डालने वाला होता है। मैं डंडा रख के किसी से वीडियो बनवा के, किसी से पेड कंटेंट बनवा के उसको चला के, मैं ये झूठ भी नहीं बोलता। मैं अपना जो भी काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़े बोल से बताए, जितना आपको मेरा सामने नजर आ रहा है उससे गहरा मेरा प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह पीछे है। लेकिन मैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने आप को उस तरह से बेचना पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ उन प्रिंसिपल्स को वायलेट कर देगी जो अल्लाह का कानून है, तो फिर मैं उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करता। यही वजह हुई कि हमने उसके बाद अपनी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम को भी बस एक लिमिट तक रख दिया, क्योंकि उसके भी जाहिर सी बात है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपने अल्लाह को जवाब दे होना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, गुनाहगार इंसान हूँ मैं, ये कोई नहीं कह रहा कोई अल्लाह का वली हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी काम करूँ तो मैं अपने जहन के अंदर एक तसव्वुर लेके आता हूँ। मैं तसव्वुर ये लेके आता हूँ कि भाई मैं रोज़े हशर अदालत के कटहरे में खड़ा हूँ, अल्लाह पाक मुझसे सवाल जवाब कर रहा है, ये काम किया, ये काम क्यों नहीं किया, ये ऐसा किया। तो मैं देखता हूं कि भाई कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं जस्टिफाई अल्लाह की अदालत में नहीं कर सकूंगा। जहां मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये अल्लाह ने मुझे सेल्स स्किल्स दी हैं, बेचने वाली स्किल्स अल्लाह ने मुझे दी हैं, जहां मुझे लगता है भाई ये वाली स्किल तो मैं अल्लाह के आगे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता बेचने की, यहां मैं कन्विंस नहीं कर सकूंगा अल्लाह पाक को, तो फिर मैं बोलता हूं ये काम ही नहीं करना। सही है। जहां मुझे होता है कि यार ये वाला काम मैं अल्लाह को जस्टिफाई कर दूंगा, तो फिर मैं वो काम करता हूं अल्लाह से डरते डरते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये प्रिंसिपल लेके चल रहा हूं, अल्लाह मुझे ब्लेस कर रहा है।
सही है। सो यही रीजन रही कि मैंने फिर कमर्शियल्स भी जो थे उनको भी जरा लिमिट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल्स होते हैं जहाँ पे भाई मर्द और औरत का इख्तिलात हो रहा है, ठीक है ना, टचिंग टचिंग हो रही है, और फिर वो जो एक हमारा अब जो कल्चर बन गया है, ठीक है, तो वो वाली। मगर मॉडलिंग तो काफी कर चुके हो, स्टार्ट में कमर्शियल्स बहुत सारे किए हैं, मतलब करते थे। अभी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि वो रोल किस किस्म का है। अगर साफ सुथरा प्रोजेक्ट है, उसमें ऐसा है कि भाई खवातीन के साथ इख्तिलाफ, यार तो वो हमने साफ किए हैं ना, क्योंकि गंदे वाले हमने किए नहीं, जिसके अंदर भाई खवातीन के साथ आपकी उछल कूद है, जिसके साथ आप चिपके हुए हैं, जिसके साथ आप सारे मामलात कर रहे हैं, तो भाई हम अपने प्रिंसिपल्स को वहां पे भी कंसिडरेशन में रखते हुए काम किया है। ये चिपकना लिपकना ये तो कोई बात ही नहीं है। इसी वजह से मीडिया की इंडस्ट्री के जो लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझसे बड़ा चिढ़ते भी हैं, और चूंकि आपको पता है मैं फ्लुएंट, मैं बात करते हुए आसरा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आंसरेबल हूँ अल्लाह का, तो मुझसे बड़ा घबराते भी हैं कि भाई इसके साथ थोड़ा सा ये रहो, ये तो आसरा भी नहीं करेगा, ठीक है। सो बड़ा आपको एक डिस्टेंस अपना लेकर चलना पड़ता है। ये वाली सारी रीजंस हैं। अब आप देखिए ना, ये रीजन बन गई है। अब हमारी यूथ के रोल मॉडल्स कौन है? आपको अगर ये देखना है ना कि हमारी यूथ अगले 10 साल में क्या करेगी, तो आप ये देखें कि हमारी यूथ आज किन लोगों को फॉलो कर रही है। किन लोगों को फॉलो कर रही है? यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, कॉमेडियंस, प्रैंकस्टर्स, टीवी आर्टिस्ट, हर वो इंसान को हमारी यूथ फॉलो कर रही है जो कि आपका वक्त, जो आपका कीमती असासा है, जो एक दफा चला जाए वापस नहीं आएगा, उसको ज़या कराने में आपका किरदार अदा कर रहे हैं। सो जब आपकी यूथ ऐसे लोगों को फॉलो कर रही है, उनके रोल मॉडल्स ये हैं, तो फिर आप सोच लेना कि वेयर वी विल एंड अप। सो दिस इज वेयर आपको उस चीज को समझना है, उसके अंदर से एक बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस निकालनी है, और जहां अपने आप को कोशिश कर सकते हैं भैया आप अपने आप को करें, ठीक है जी। अब एक इंसान आपका वक्त ज़या कराने में किरदार अदा कर रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उसी के साथ रोजे मैशर उठाए जाएंगे। अल्लाह कह रहा है ना, तुम जिनको फॉलो करते हो उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। तो हमारे लिए तो रोल मॉडल हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल जो है वो खुलफाए राशिदीन है, सहाबा कराम है। हमारी कोशिश होती है हम गुनाहगार लोगों की कि भाई हम अपने तर्ज अमल को उसके करीब करीब रखें। वही प्रैक्टिसेस मैं अपने कारोबार के अंदर भी इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैं देखता हूं कि उसकी बरकत है। भाई आप सोचे ना सर, पिछले 7 साल से मैं एक फिटनेस कंसल्टेशन बेच रहा हूं, मेरे पर रेगुलर नए लोग अप्रोच करते हैं, बगैर देखे डिजिटल हम कंसल्ट करते हैं, बगैर देखे लोग, अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है, लोग जाके फीस सबमिट करा देते हैं। यार यहाँ लोग मिलके लोगों को 1000 रुपये देना गवारा नहीं करते, हमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग बगैर देखे लाखों रुपए पे करते हैं सिर्फ डिजिटल कंसल्टेशन। मुझसे बात करने के लोग लाखों रुपए पे कर देते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं फिटनेस कंसल्टेशन लेने के लिए। जहां पे इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो जिस माशरे में, जिस मार्केट के अंदर, उधर लोग आपके वॉइस नोट को सुन के, आपका प्रोसीजर, आपका वीडियो प्रोसीजर सुन के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर आपको पैसे पे कर दें, ऑनलाइन आपके अकाउंट में जमा करा दें। तो यार ये चीज मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये अल्लाह का महज करम है। तो जब आप अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को लेकर चलोगे तो फिर अल्लाह जब आपको ब्लेस करता है तो वो फिर अल्लाह ब्लेस करता है। अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं मीडिया के मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स आने लगे जिनके अंदर मुझे नज़र आया ना कि यार यहाँ पे मर्द और औरत का इख्तिलात ज़रा ज़्यादा हो रहा है, मुझे कुछ, जब हम अपने कमर्शियल्स कर रहे थे तो उसके पीक में हमने एक ड्रामा भी कर लिया। अच्छा। ठीक है ना, हाँ ड्रामा किया, वो अलिफ ड्रामा था एक, उसके अंदर मेरे सीक्वेंस भी आया शुरू में। अच्छा, यस जी, उस अलिफ ड्रामे के अंदर सीक्वेंस बड़े थे, लेकिन जब मैं पहले दिन गया हूँ तो मैंने उनसे फ़ोन के ऊपर ही, उनके डायरेक्टर से, जिसने मुझे, जो कास्टिंग उनके डायरेक्टर थे, मैंने उनसे फ़ोन पर ही बात की। मैंने उनको बोला कि भाई मेरा जो सीक्वेंस है ये किसी खातून के साथ तो नहीं है, उसमें टचिंग शुचिंग तो नहीं है। तो ये सुन के पहले तो वो घबरा गई, उसके बाद उन्होंने जो मेरा सीन किया, वो काफ़ी सारे सीन थे, लेकिन वो एक ही सीन के ऊपर फिर बात क्लोज हो गई। कहने का मकसद ये है कि मैं तो भाई पिछले 6-7 साल पहले जब हमने ये काम करना शुरू किया, और यार 40 टीवी कमर्शियल से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ, बड़े बड़े टॉप ब्रांड्स को हमने एंडोर्स किया हुआ है। सारे ऐसे ही कमर्शियल्स किए जो कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक थे सारे। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, हम तो छोटे आर्टिस्ट हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हमें बस ये पता चल जाता है कि भाई ये रोल होगा उस कमर्शियल में, तो हम फिर वो वाला एक्ट करते नहीं थे जिसके अंदर वो वाली चीज होती थी। और फिर उछलना कूदना ज्यादा उसमें, देखो कि टीवी के ऊपर आपको क्या चाहिए, ग्लैमर चाहिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ग्लैमर चाहिए, उछलना कूदना, लड़कियों को पकड़ा हुआ है, आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, भाई ये चीजें आपकी एक डिस्टेंस रख के भी हो सकती हैं। तो मेरे आप कैडबरी का कमर्शियल देखें, जैस का देखें, टेलीनॉर का जो हमने कमर्शियल्स किए हैं, उनमें एक लिमिट आपको नजर आएगी, एक डिस्टेंस रखा हुआ है। जबकि कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे जहां पे हमने छोड़ने पड़ गए, एक, चलो पता नहीं आप ये चलाना या नहीं चलाना, वैसे एक डिस्कशन निकली है। एक हमें बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, मैं कैडबरी करके बैंकॉक से आया, ठीक है ना, और उस साल मैं, एक साल में 3 दफ़ा मैं थाईलैंड गया। एक पहले हम कैडबरी के शूट के लिए, फिर पेप्सी के शूट के लिए, और फिर तीसरा हमारा था टेलीनॉर के लिए, डी जूस के लिए। साल में मैं 3 दफ़ा कमर्शियल करके आया था। उसके बाद हमारे ज़ाहिर है यहाँ पे भी कमर्शियल्स की
हमारा अप्रूवल तो बस फिर मेरिट पे। तो एक हमने कास्टिंग डायरेक्टर ने हमें बुलाया, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि भाई ये वाला कमर्शियल है, ये वाला ब्रांड है। अब उन्होंने बताया भाई ये जो है गाड़ी का सीक्वेंस है, गाड़ी का सीक्वेंस ही हमने कैडबरी के उसमें भी किया था। तो अब जब हम गए तो उन खातून ने यूं करके अपना हाथ बढ़ा दिया जो कास्टिंग डायरेक्टर थी। तो हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक बचाए भाई कि ख़वातीन से ज़रा हाथ ना मिलाया जाए। भाई वो तो माइंड कर गई, उन्होंने बोला कि भाई यू आर नॉट शेकिंग हैंड्स विद अ वुमेन, हाउ यू विल बी एबल टू डू दिस कमर्शियल। मैंने बोला मैम मैं अभी कैडबरी करके आया हूँ थाईलैंड के अंदर, सो वहाँ पे मेरे हिसाब से छूना वूना तो कोई ज़रूरी तो नहीं है अपना, ये अगर कमर्शियल करना है। भाई वो फिर मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ उसमें। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने फाइनल फिर वो जो टीवी के ऊपर वो कमर्शियल आया तो हमें उसमें नज़र आया कि वो सारे लड़के लड़कियां जो है ना वो जीप के अंदर चिपके हुए और बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे भाई वो रिश्तेदार हैं। ठीक है। तो बस फिर हमने नज़र आया कि भाई फिर अल्लाह ने हमें बचा लिया। तो हमारी तो अल्लाह के साथ एक डील है कि अल्लाह पाक साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट आएगा, तू भेजेगा तो हम कर लेंगे, अगर तू चाहता है हम ना करें तो हमें भेजना ही नहीं। बेसिक्स हमारी उड़ी हुई हैं, उसकी भी बहुत सारी रीजन है। खैर टॉपिक कहाँ से कहाँ, देखो हम कहाँ से फिटनेस से शुरू किया था यार, कहाँ ले गए यार आज भाई। फिर लोग गालियाँ देंगे, आपके नीचे कमेंट करेंगे यार ये क्या है क्या नहीं है। फिर देखो मेरी स्पीड खुद भी बात करने की 1.5x है। ठीक है, आपको बढ़ानी भी नहीं पड़ेगी। चलो फिटनेस का भी तड़का लगा देते हैं, फिटनेस का भी तड़का लगा दें ताकि आपकी ऑडियंस ये ना बोले कि यार हमने बात नहीं करी। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है फिटनेस की ज़बान में, फिटनेस की इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इससे मुराद ये होता है हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है, यानी एक्सरसाइज करने के लिए आप जिम जा रहे हो वो एक्टिविटी नहीं, जो आप जॉगिंग करने जा रहे हो जॉगिंग, और अलग से जिम जाने के लिए जो एक्टिविटी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसके अलावा, यानी आप 24 घंटे का दिन है, 8 घंटे आप सो रहे हैं, 16 घंटे जाग रहे हैं, तो उस 16 घंटे में से 1 घंटा जिम जाओगे, उसके अलावा जो 15 घंटे में तुम एक्टिविटीज कर रहे हो वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। साइंस से कहती है अगर तुम वो एक्टिविटीज कर रहे हो, क्योंकि उनको करने में भी, हर एक्टिविटी को करने में आपको एनर्जी चाहिए, बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी, कैलोरीज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी बर्न करेगी। हर वो एक्टिविटी जो अलग से एक्सरसाइज नहीं है अगर तुम वो कर रहे हो और तुम्हारे डाइटरी पैटर्न्स ठीक है तो तुम जिम जाने की, एक्सरसाइज अलग से करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बॉडी फैट लॉस करेगी। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। इस तरह से मैं कंसल्ट कर रहा हूं। मेरा 90% क्लाइंटेल जो है वो हाउस होल्ड वेमेन है या हाउस होल्ड अफराद हैं जो घर रह के बगैर जिम के, बगैर एक्सरसाइज के अपने रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं। ठीक हो गया। डाइटरी पैटर्न्स ठीक करने पड़ते हैं। अब डाइट के प्रिंसिपल्स को भी गौर से समझ लें, आपके तवज्जुह से हमारी ऑडियंस भी समझ ले। डाइट नोवेयर मीन्स फास्टिंग और स्टारवेशन, उसको रोजा रखना या फाका करना कहते हैं, या भूखा रहना। डाइट का मतलब फाका करना, भूखा रहना नहीं है। डाइट का मतलब रोटी चावल छोड़ना भी नहीं है। डाइट सिंपली मीन्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। फिटनेस की जबान में हेल्दी ईटिंग को डाइट कहते हैं। अब आप दुनिया का कोई भी खाना उठा लें आज भाई, या तो वो रोटी से खाया जाएगा या चावल से, यानी गंदम की सोर्स होगी, ब्रेड होगी, पास्ता होगा, नूडल्स होंगे, ब्रेड होगी, रोटी होगी, मैदे वाली हो या होल व्हीट हो, रोटी की सोर्स होगी या चावल से खाना खाओगे। कोई भी, किसी भी खाने में मीट डलता है, चिकन हो, फिश हो, मटन हो या बीफ हो। दालें डलेंगी, चने छोले लोबिया, सब्जी डलेगी, हल्के फुल्के मसाले डलेंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। पूरी दुनिया के तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। ठीक है जी, तमाम खाने इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। एक इंसान है जो कि आइडियल वेट उसका 75 होना चाहिए, वो 100 किलो का है। जब 100 किलो का इंसान है उसकी 25 kg चर्बी एक्स्ट्रा है बॉडी के ऊपर, तो 100 kg के इंसान को कितने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन चाहिए वो मुख्तलिफ है। जब वो 95 पे आ जाएगा मुख्तलिफ है, जब वो 80 पे आ जाएगा अलग है, जब वो 75 पे आ जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ फूड उसको क्या चाहिए वो अलग है। सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ फूड जो मैटर करता है, जो हम प्लान बना के देते हैं। मैं ना दवाइयां देता हूं, ना सप्लीमेंट्स, ना ड्रग्स। घर की नेचुरल डाइट, अच्छा, घर की नेचुरल डाइट, रोटी भी होगी, चावल भी होगा, गोश्त भी होगा, सब्जी भी होगी, तेल भी होगा, घी भी होगा, कोई सप्लीमेंट नहीं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, घर की नेचुरल डाइट दूंगा। क्वांटिटी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो आपकी करंट बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से होगी। क्योंकि जब आप 100 के 110 के तो डाइट अलग है, जब 100 के तो अलग है, जब 90 के तो अलग है, जब 80 के तो अलग है, जब 75 के तो अलग है। टाइमिंग भी खाने के मैटर करती है। नहीं, अब सुने, क्वांटिटी ऑफ फूड मैं आपको बताऊंगा। उस क्वांटिटी ऑफ फूड को ध्यान में रखते हुए निहारी बनाओ, पाए बनाओ, कढ़ाई बनाओ, सालन बनाओ, भुजिया बनाओ, बिरयानी पकाओ, पुलाव पकाओ, घर का खाओ, बाहर का खाओ, जो बना के खाने खाओ, और रिजल्ट ना मिले तो जो चोर की सजा वो आपके इस भाई की सजा।
मेरे भाई छूट दे दी भाई। मेरे भाई घर का क्लाइंट्स खाना खाते खाते अपने रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं यार। मैंने जो आपसे बातें जिक्र की हैं, ये सारी चीजें खाते खाते मैं अपने पूरे साल 6 पैक्स मेंटेन करता हूं। 6 पैक्स अगर आपको अपनी नेकेड आई से नजर आ रहे हैं, दैट मींस आपका बॉडी फैट 10% के ऊपर है, 10% एंड बिलो, क्योंकि 10% एंड बिलो के ऊपर आपको नेकेड आई से अपने एब्स नजर आते हैं। मैं पूरा साल अपने एब्स मेंटेन करता हूं। अब आपको कोई शूट है या कोई आपको चिजल्ड मुंह करना है, जॉलाइन प्रॉपर है, उस पर 6-7 बॉडी फैट चाहिए, उसके लिए फिर हम 6 हफ्ते का जरा डिसिप्लिन कर लेते हैं। लेकिन ऑल ईयर मेरा 10% से नीचे ही रहता है बॉडी फैट। अब 6-7% अगर तुम बॉडी फैट कर लोगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। आप शादीशुदा आदमी, आपकी अज़दवाजी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि व्हेन यू आर एट 6-7% बॉडी फैट, यू आर एट योर वीकेस्ट, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके अपना शुगर, अपना सॉल्ट, अपना वाटर इनटेक लेकर चलना पड़ता है। वो एक नॉर्मल इंसान की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। मैंने कोई चड्डी पहन के फिटनेस में वो मॉडलिंग थोड़ी करनी है, मैंने कोई चड्डी पहन के बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी है। भाई आई एम अ फिटनेस कंसल्टेंट, बॉडी बिल्डिंग इज अनदर स्पोर्ट, फिटनेस इज अनदर स्पोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। फिटनेस इज लाइफस्टाइल, लॉन्ग टर्म, होलिस्टिक अप्रोच। जिंदगी तुम्हें 50-100 साल तक के लिए गुजारनी है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान, वो फिट है, ठीक है ना, 72 साल की उम्र में भी जेल में बंदा बैठा हुआ फिट है ना, सही है। 6 पैक्स तो नहीं चाहिए, फिटनेस है, ईटिंग पैटर्न्स का पता है, तो 72 साल तक बंदा चल रहा है। उसके मुकाबले में आप बाकी पॉलिटिशियंस देख लें, ठीक है ना, हमारे 40 साल के पॉलिटिशियंस का आप हाल देख लें। हमारे लिए तो भाई हीरो है ना यार, इमरान खान भाई रोल मॉडल है ना भाई, कप्तान है भाई, बहुत सारी और अचीवमेंट्स है। अभी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, आज है कल नहीं है, बदल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि भाई फिटनेस आप देखें। उनके लिए फिटनेस की डेफिनेशन ये है कि भाई उन्होंने जेल गुजार ली 1.5 साल, अभी और पता नहीं कितना टाइम है, ठीक है जी, फिटनेस देख लें। तो फिटनेस की डेफिनेशन क्या है वो और है। ईटिंग पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। ईटिंग पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए सर। मेरी क्लाइंट है जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं, मेरी व्हील चेयर बाउंड क्लाइंट, पोलियो की मरीज, उन्होंने 6 महीने में 27 kg वजन कम कर लिया, सिर्फ डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करके, घर पे रहते हुए। उनके रिजल्ट्स में शेयर भी करता हूं, मेरे पेज पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह लगे हुए होते हैं। मैं खवातीन बहनें जो मुझसे रब्ता करती है ना, पीसीओएस थायराइड के जो प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं, मैं उनको कहता हूं भाई जब एक व्हील चेयर बाउंड क्लाइंट 6 महीने में 27 kg कम कर सकता है, तो आप तो चल फिर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकती? मैं कहता हूं भाई आप सिर्फ ईटिंग पैटर्न्स को अपना तब्दील कर लें, घर का खाते खाते आप अपना वजन कम कर लेते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, आप ईटिंग पैटर्न्स अपने ठीक कर लें, बगैर वॉक, बगैर एक्सरसाइज के आपके रिजल्ट अचीव ना हो। जो चोर की सजा हो मेरी सजा। जबरदस्त। तो ये जो कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी चीजें ये क्या है? कीटो अनदर टॉपिक। सीएनजी पे कभी गाड़ी चलाई है? देखो, गाड़ी का प्राइमरी सोर्स एनर्जी का, जो गाड़ी पेट्रोल पे डिजाइंड है वो सीएनजी पे भी चलती है, ठीक हो गया। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी का पेट्रोल डिस्कनेक्ट करो और सीएनजी पे चलाना शुरू कर दो, तो थोड़े अरसे बाद क्या होगा? इंजन का क्या होगा? जो काम पेट्रोल वाले इंजन का सीएनजी पे चल के होगा ना, वही काम ह्यूमन बॉडी का कीटो पे चलकर होता है। कीटो डाइट क्या है समझे? कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आपके ब्रेन को चलने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। जब आप कीटो डाइट पे जाते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस कर देते हो, जीरो कर देते हो, और आप अपनी बॉडी को फैट फूड्स देना शुरू करते हो। जब आप फैट फूड देना शुरू करते हो तो बॉडी इतनी शार्प मशीन है कि वो बोलती है कि भाई मुझे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, ग्लूकोज नहीं मिल रहा, मुझे जिंदा तो रहना है। बॉडी ये थोड़ी कि रोटी चावल नहीं मिलेंगे तो डेड हो जाएगी। तो बॉडी एक प्रोसेस है, कीटोन्स रिलीज करती है। कीटोन्स रिलीज करती है, फैट सेल को ब्रेक करती है, और फैट सेल को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वही कॉन्सिक्वेंसेस जो कि पेट्रोल वाली गाड़ी सीएनजी पे चलकर होती है ना, कि उसका काम खराब हो जाता है। इसी तरीके से जो बंदा कीटो के ऊपर है, कीटो आपने करना है कैसे? अब सीएनजी वाली गाड़ियां एक नया उसके बाद इंट्रोडक्शन हुई ईएफआई गाड़ियों की। ईएफआई गाड़ी क्या थी? स्टार्ट पेट्रोल पे होती थी, फिर कन्वर्ट होती थी सीएनजी पे। तो बिल्कुल आपको ह्यूमन बॉडी को इसी तरह से लेकर चलना है। फ्रेश डोजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको रेगुलर देना पड़ता है। तो रोटी चावल अगर आप जरूरत से ज्यादा माइनस कर दोगे, सर में दर्द होगा। अगर रोटी चावल आप माइनस कर दोगे, आपका फैट लॉस प्रोसेस रुक जाएगा। जो खवातीन कंप्लेन करती हैं वेट स्टक हो गया, क्योंकि रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिया है। बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं है इंजन चलाए, इंजन चलेगा तो फैट बर्न करेगा ना। तो कीटो डाइट आपको करनी है, वो स्ट्रैटेजिकली करनी होती है। अब हमारी आवाम कौन है? जो नया उसको चूरन मिल जाए उसके पीछे पड़ पड़ेगी। भाई अगर रोटी और चावल तुम्हारे लिए दुश्मन होता तो अल्लाह पाक क्यों भेजता? सही बात है भाई। खिंजीर हराम है ना, तुम्हारे लिए डेंजरस है ना। साइंस आज प्रूव कर चुकी है कि खंजीर का जब तुम गोश्त खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में उसके नेगेटिव असरात होते हैं। जिस जानवर का गोश्त खाते हो उसके असरात तुम्हारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं।
अगर तुम्हारे लिए रोटी चावल हराम होता तो अल्लाह कैटेगोरिकली हराम कर देता, सही है, हराम नहीं किया, ठीक है जी। चावलों का जिक्र मैंने सीरतुन नबी जितनी पढ़ी है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए, मैंने चावलों का जिक्र कहीं नहीं सुना। रोटी मैदे वाली जिक्र नहीं सुना, क्योंकि मिले तो है नहीं जो प्रोसेस करके गंदुम को मैदा बना दे, प्रोसेस करके फाइबर और ब्रान बाहर निकाल दें कि वो एंडोस्पर्म बच जाए, मैदा बन जाए। तो अल्लाह के नबी ने तो मैदा कंज्यूम नहीं किया, अल्लाह के नबी ने तो चावल कंज्यूम नहीं किए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मीठे वाइट शुगर भी नहीं कंज्यूम करी। अब जो लोग हमारे पास मीठे के बगैर, चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, हमारा मीठी चाय के बगैर गुजारा नहीं होता, हमारा रोटी चावल के बगैर गुजारा नहीं होता, यार तुम इस दुनिया के अंदर रोटी चावल चीनी की कुर्बानी नहीं दे सकते और तुम बने हो यार आशिक रसूल। सही बात है। अल्लाह के नबी ने सख्त नापसंद फरमाया मोटापे को। अल्लाह के नबी की एक और हदीस है कि कुर्बे क़यामत में मोटापा कसरत से होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक, कुर्बे क़यामत तक मोटापा कसरत से होगा, तो हमारा काम चलता रहेगा, सही है जी। यानी मोटे लोग क़यामत तक जिंदा रहेंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस की बरकत से हमारा काम इंशाल्लाह चलता रहेगा। हमारा प्लान सर सुन्नत के करीब, नेचुरल डाइट्स के करीब होता है, हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, क्लाइंट उसको फॉलो करे, रिजल्ट्स ना मिले फिर वही बात, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। देखिए उमर, आवाम जो है ना आजकल वही वाली बात है, ज़्यादातर टाइम वेस्ट कर रही है इन्फ्लुएंसर्स को देखने में, कंटेंट क्रिएटर्स जो भी कुछ बेच रहे हैं चूरन अपना, उसी के पीछे जा रही है ना। अब सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, फलां के सिक्स पैक, फलां ये वो जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, वो जिन ब्रांड्स को इंडोर्स कर रहे हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। तो बड़ी ज़रूरी है इस वक्त ये वाली बात तो एड्रेस करना। अब जिन सेलिब्रिटीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ को मैंने कंसल्ट किया है, ठीक है, फाके करके भूखा रह के वो अपने वजन को कम कर रहे हैं। फाका करना, भूखे रहने से बॉडी में डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं। सर भूखा रह के वजन कम करना कोई आर्ट थोड़ी है। यंग बॉडी भूखा रह के वजन कम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अप्रोच में आपका वेट स्टक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। आपका ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये बॉडी के अंदर जो एक इंजन लगा हुआ है, एक प्रोसेस होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज जब बॉडी बिल्डिंग के मैकेनिज्म में मसल को बिल्ड कर रही है, बॉडी आपको ग्रोथ दे रही है, वो एनाबॉलिज्म है। जो कैटाबॉलिज्म इज बॉडी ब्रेक कर रही है। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मिलके बनता है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम शशके के अंदर मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। हमारी देसी जबान है भाई, हमारी पब्लिक को मेटाबॉलिज्म समझ में नहीं आएगा, उसको मेटाबॉलिज्म समझ में आएगा, समझिए ना। मेटाबॉलिज्म इन सिंपल आपकी बॉडी में इंजन लगा हुआ है जो तोड़ फोड़ का काम करता है। खाना खाओगे उसको बर्न करेगा, जिससे मसल बनाना है मसल बनाएगा, जिससे एनर्जी देनी है एनर्जी देगा, जिसको एक्सक्रीट करना है एक्सक्रीट करेगा, सही है। ये काम है आपकी बॉडी का, आपके फूड साइंसेस का। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बंदा आ गया, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मैं उसको एक बात कहता हूं जिसके ऊपर मैं उस क्लाइंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, हमारी जो टीम उनको कंसल्ट कर रही होती है ना किसी भी क्लाइंट को, उसको इस बात पे इख्तिताम करती है। हम उसको एक अपना छोटा सा प्रोफाइल भेजते हैं, वीडियो और पीडीएफ, और हम उसको एक बात कहते हैं जो मैंने अपनी टीम से कही है, हमारे तमाम क्लाइंट से शेयर करें कि आप जाएं, अगर आपको पूरे पाकिस्तान में उमर बिलाल से बड़ा, इस नाचीज से बड़ा प्रोफाइल फिटनेस की फील्ड में नजर आ जाए, जिसने 50,000 से ज्यादा कंसल्टेशंस दी हो, जो पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर फिटनेस सेमिनार्स कर चुका हो, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जिसने पाकिस्तान की तहरीक का पहला फिटनेस एक्सपो किया वो एक्सपो सेंटर के अंदर, जिसने फिटनेस की तारीख के अंदर बिलबोर्ड्स लगाए हो नेशन वाइड, जिसको फिटनेस की तारीख में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर फिटनेस की फील्ड में पाकिस्तान में मिल जाए जिसको पाकिस्तान के तमाम बड़े टीवी चैनल्स ने बुला के एज अ गेस्ट एक्नॉलेज किया हुआ, जिसको एज अ फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट एक्नॉलेज किया हुआ, बड़े पॉडकास्ट जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उनको बुला के इस नाचीज को एक्नॉलेज किया हुआ, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देता हो, जो जिसने पाकिस्तान की पहली फिटनेस ऐप भी इंट्रोड्यूस कर दी हो, जिसकी कोलैबोरेशन मेटा और गूगल के पार्टनर्स के साथ भी हो चुकी हो, जो 100 कंट्रीज में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर लॉन्च भी कर रहा हो, जो इंशाल्लाह यूएई के अंदर अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर रहा हो, जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अंदर जिसके मल्टीपल ऑफिसेज हो, जिसकी 50 बंदों से ज़्यादा की कंसल्टेशन की टीम हो, आफ्टर सेल्स की टीम हो, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काम कर रहे हो, जो बंदा सुन्नत के करीब रहते हुए डाइट प्लान दे रहा हो, जो बंदा आपको, जो प्लेटफॉर्म आपको मनी बैक गारंटी दे, रिजल्ट अचीव होने पे पैसे वापस कर दे, और इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो। अगर मैं चैलेंज करता हूं अपने तमाम क्लाइंट्स को जो हमारी टीम से राब्ता करते हैं कि अगर आपको इस नाचीज से, पाकफिट से बड़ा प्रोफाइल फिटनेस की इंडस्ट्री में किसी भी इंसान का पाकिस्तान में मिल जाता है, आप उसको ज्वाइन कर लें, उसको ज्वाइन करने की फीस जुर्माने की हम भरेंगे। अच्छा उमर, ये बताएं कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये जितने डाइट प्लान्स के अंदर सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिटनेस ट्रेनर्स भी देते हैं सबको, आपने इतनी पूरी जर्नी में कभी क्या कोई सप्लीमेंट यूज नहीं किया? मेरे भाई सबसे पहले ये समझ लें कि सप्लीमेंट होता क्या है। सप्लीमेंट इज एनीथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू। मेन काम आपने करना है। मिसाल के तौर के ऊपर आप यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं,
ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे के पीछे एक टीम बैठी है जो आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर ये टीम ना हो तो आप कैमरा खुद से फिक्स करके खुद यहां पे पॉडकास्ट करके रिकॉर्डिंग का बटन दबा सकते हो और हमारी पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगी। सपोर्ट वाला बंदा आपको असिस्ट कर रहा है जिसने आपको फायदा कर दिया। कहने का मकसद ये है कि आप हमारे पास जो एक नॉर्मल बंदा आता है उसको फिटनेस की अलिफ बे नहीं पता, उसके डाइटरी पैटर्न्स ठीक नहीं है, डाइटरी पैटर्न्स आप उसके बेसिक ठीक कर दें, उसको सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। जहां पे एक इंसान अपनी नॉर्मल डाइट अफोर्ड नहीं कर पाता आजकल हमारे पास आए, तो उसको आप लाखों रुपए के, हजारों रुपए के सप्लीमेंट दोगे। यार जो 10,000 रुपए का सप्लीमेंट था, डॉलर बढ़ने के बाद वो 40,000 रुपए का हो गया। ठीक है, आप पाकिस्तानी सप्लीमेंट पर ट्रस्ट करोगे जो सब 2 नंबर तरीके से बन रहे हैं। फैट लॉस पिल्स अकेले आप पूरी जिंदगी खाते रहे, आपकी डाइटरी पैटर्न्स ठीक ना हो, जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, आपको डाइटरी पिल्स कुछ भी नहीं कर सकती। मोरिंगा पाउडर, ये वो चूरन की जो चल रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्लिमिंग टीज कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आपकी डाइटरी पैटर्न्स ठीक ना हो। नहीं, अगर डाइटरी होंगे, मेरे भाई डाइटरी पैटर्न्स ठीक हो जाए तो आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़नी ना। अच्छा, डाइटरी पैटर्न्स ठीक हो गए तो उसके बगैर ही आपके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो भाई हजारों रुपए इन चीजों में फोकने के बजाय क्यों जरूरत है? भाई तुम 40,000 रुपए का सप्लीमेंट लेते हो, उससे अच्छा मैं बोलूंगा तुम जाके 2 फैमिलीज को महीने का राशन डाल दो 20-20 हजार रुपए का। तुम्हारी बॉडी अंडे, दूध, दही, मुर्गी के ऊपर चल जाएगी यार। तुमने कौन सा कंपटीशन लड़ना है? तुमने कौन सा भाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, फिटनेस कंपटीशन स्टेज के ऊपर खड़े होकर करना है? यही तो बात है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स गलत चीज पोर्ट्रे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिले हुए प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने के। प्रोटीन कंपनी आई, उसने सप्लीमेंट दिया, भाई ये बेचो। अब वो तो दुनिया भर का चूरन बताएगा कि सप्लीमेंट लो, ये मोरिंगा पाउडर लो, ये पिल लो, और भाई उसके बगैर ही रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर मोरिंगा पाउडर का जिक्र कहां सीरतुन नबी में? मुझे बताया ना, मुझे बताया कोई डाइटरी पिल्स का जिक्र है? भाई आप खजूर खा लें, हाँ खजूर खाएं, आप खजूर पानी के ऊपर जिंदा रहें। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 महीने गुजर जाते थे, 2 काली चीज़ों पे गुजारा होता था। 2 काली खजूर 1 गिलास पानी सुबह, 2 काली खजूर 1 गिलास पानी शाम को। इसके ऊपर 3-3 चांद गुजर जाते थे। अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमने लगातार 3 दिन स्ट्रेट हुजूर को रोटी खाते नहीं देखा। 2 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन हुजूर ने रोटी नहीं खाई। 2 दिन हुजूर ने पेट भर के कभी रोटी नहीं खाई। चावलों का जिक्र सीरतुन नबी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम कौन सी सीरत पे अमल कर रहे हैं? हम कौन से प्रिंसिपल्स पे अमल कर रहे हैं? कोई ज़रूरत ही नहीं है सप्लीमेंट्स की यार। अल्लाह के नबी के पास खाने के लिए पेट भर के अल्लाह के नबी ने रोटी नहीं खाई। या हम रोटी चावल खाने के बाद हमें सप्लीमेंट भी चाहिए, प्रोटीन पाउडर भी चाहिए। भाई तुम गोश्त, सब्जी, मसाले, तेल, रोटी, चावल से ही काम हो जाएगा तुम्हारा। बेसिक है ना आपका। क्यों चाहिए आपको सप्लीमेंट? बात तो यह है कि क्यों चाहिए सप्लीमेंट। तो मेन काम खुद कर रहे हो, मेन काम करो ना। सप्लीमेंट इज एनीथिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट यू। तुम चाह रहे हो, हम लेजी लोग हैं, सारा काम कोई और कर ले, तो भाई सारा काम कोई और कर ले, फिर फातिहा भी कोई और ही आके पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो भाई यार अल्लाह अल्लाह करें। ठीक है, अपनी इस दुनिया में कुर्बानी देने के लिए आए हैं, आप इंजॉय करने के लिए तो नहीं आए। आप एक्सपेक्ट करें कि यार दुनिया की सारी नेमतें आपको इधर ही मिल जाए। अरे भाई दुनिया आजमाइश की जगह है, आजमाइश की जगह है दुनिया। सर आपके मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे आपका मुल्क बना है, और इस नाम के नीचे आप साल के एंड में तमगा इम्तियाज देते हैं किसको? हुस्न कारकर्दगी पे। उन्होंने क्या काम किया है? नीम बराना हालत के अंदर डांस किया, उनको तमगा इम्तियाज मिल गया। जब उनको तमगा इम्तियाज मिल गया तो आपने अपनी पब्लिक, अपनी यूथ को, अपने बच्चों को, अपनी यंग खवातीन, हजरात, बच्चे, बूढ़ों को आपने क्या मैसेज दिया कि तुम नीम बराना हालत के अंदर डांस करो, मीडिया के ऊपर आके हम तुम्हें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जो बना है उसमें हम तुम्हें तमगा इम्तियाज देंगे। सर आप मुझे बात बताएं, आप ये चीज़ अल्लाह के कटेरे में खड़े होकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाले मुल्क में आपने तमगा इम्तियाज किनको दिया है? सर ये काम अगर आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क नहीं बनाया तो फिर जस्टिफाइड है। आप दुनिया में 2 मुल्क हैं जो किसी नजरिए पे बने, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। ये अल्लाह के नाम के ऊपर बना है, और एक इजराइल वो किस मॉडल के ऊपर डिजाइन हुआ है। अब आप अल्लाह के साथ वादा करके जब वादा खिलाफी करोगे तो वही होगा जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस उम्मत में, मेरी उम्मत की मुमासलत बहुत हद तक बनी इसराइल से होगी। सब बनी इसराइल पे जब फ़िरौन का तसल्लुत था तो बनी इसराइल के लोगों ने फरमाया कि अल्लाह पाक हमें फ़िरौन से निजात फरमा। जब तू हमें फ़िरौन से निजात देगा तो हमें एक अलग वतन दे जहाँ हम जाके तेरा दीन नाफिज करें, हम वहाँ जाके तेरी इबादत करें। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, हज़रत मूसा को भेजा, समंदर को फाड़ा, बनी इसराइल को यहाँ से वहाँ किया, समंदर से निजात दी, फ़िरौन को और फ़िरौन की पूरी कौम को, उनके साथ फ़ौज को गरक कर दिया। जब कौम गरक हो गई तो आप समंदर पार करने के बाद आपने क्या किया? आप बछड़े की पूजा में लग गए।
आप बचने की पूजा में लग गए, फिर क्या हुआ? अल्लाह ने मनोसलवा भी आपके लिए दिया, आपने उसकी भी नाशुक्री करी। हजरत मूसा पीछे से कोहे तूर पे गए, आपने यहां नाशुक्री करी। तो बिल्कुल वही हुआ, आपने अल्लाह पाक हमें हिंदुओं से इजाजत निजात दे, हम तेरा दीन का निफाज करना चाहते हैं, हम इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, हमें इबादत के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए। अल्लाह ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना को दिया और आपको पाकिस्तान आज़ाद हो गया। पाकिस्तान जैसे ही आज़ाद हुआ, बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू करी, आपने पैसे की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, आपने जब पैसे की पूजा शुरू कर दी, आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्या किया? आपने तमगा इम्तियाज किनको दिया? आप मीडिया की इंडस्ट्री के अंदर क्या किन लोगों को इन्फ्लुएंसर बनाया हुआ है? मेरे से देखें, बुरा नहीं मानिएगा। आपका मतलब मुझे बहुत ज्यादा इतराज आपका मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा उमर ऐसा लगता है, लेकिन आपका इंटरेक्शन एसोसिएशन आपका पास्ट भी बहुत ज्यादा रहा। हम देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नेक पारसा आदमी हूं। मैं जितनी कोशिश करता हूं मैं अपने आप को बचाने की, जितना हम बच सकते हैं हम बचा रहे हैं ना अपने आप को। देखो, हर बंदा कोई इंसान है, गलती का पुतला है। कहने का मकसद ये है कि मैं इन जनरल आपको आइडेंटिफाई करा रहा हूं, हम सब उसका पार्ट है। कहने का मकसद है कि हम क्या इन लोगों को रोल मॉडल बनाए। अगर मैं भाई उस पार्ट इंडस्ट्री का पार्ट रहा हूं, मैंने अपने आप को उससे अब डिसोसिएट किया हुआ है, मैंने उस इंडस्ट्री के अंदर कोई जिना नहीं कर रहा था, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मुझे बचाए। ठीक है, कहने का मकसद यह है कि अपने आप को जितना बुराई से रोक सकते हैं उतना तो करें ना। कहने का मकसद क्या है कि आप एटलीस्ट इन लोगों को इनकी रियलिटी समझ के इनको इन्फ्लुएंसर्स, अपने इन्फ्लुएंसर हैं क्योंकि मेजॉरिटी यही है, आप इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, आप इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं आपका हशर उन्हीं के साथ होगा। तो ये वाली बात है, आपने इन चीजों को कंसिडरेशन में रखना है सर। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, फिटनेस तो है एक बहाना, असल में इस कौम को जगाना। बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैं नहीं मिला किसी से कोई ऐसा फिटनेस ट्रेनर जो इन एरियाज को भी कवर करे, इन पे बात करे। इन एरियाज को अपनी लालच के लिए कंसिडरेशन में लेता हूं, क्योंकि सर मैंने अल्लाह को जवाब दे होना है। कब्र के अंदर आप मेरे साथ नहीं होंगे, मेरे वालिदैन मेरे साथ नहीं होंगे, मेरा पैसा मेरे साथ नहीं होगा, मेरे अमाल मेरे साथ होंगे। ठीक है, अल्लाह पाक ने एक फाहिशा को कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत की टिकट मिल गई। तो सर अल्लाह को आपकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, हम गुनाहगार लोग हैं, हमें वो अमल करते रहना चाहिए कि अल्लाह को हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए। हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि भाई सुन्नत के करीब रहते हुए डाइट प्लान को फॉलो कर लें, आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्फ्लुएंसर उन लोगों को मत बनाएं जो आपकी जिंदगी में नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं, जो आपका वक्त, जो कीमती असासा है उसको जाया कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। आप उन लोगों को रोल मॉडल बनाएं जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी बात बता रहे हैं। कितने हमारे मॉडर्न लोग हैं, यूथ क्लब, हमारी जो यूथ क्लब वाले हैं वो देखें बॉयज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। भाई पॉजिटिव आप उस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मैं उस इंसान को जो एक प्रैंकस्टर है, जो कॉमेडियन है, जो नीम फहाश बातें करके फैमिली चैनल के ऊपर लोगों को हंसा रहा है और मेरे लिए वो रोल मॉडल है, मेरे लिए इन्फ्लुएंसर है। मुझे आप एक बात बताओ, वो कॉमेडियन, वो प्रैंकस्टर, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कहका लगा के हंसना मना है, किसी का तमस्खुर उड़ाना गुनाह है। आपकी पूरी मीडिया इंडस्ट्री, पूरे प्रोफेशन डिजाइन है प्रैंकस्टर और कॉमेडियन के लोगों का मजाक उड़ाने पे, रोस्टिंग के ऊपर। अल्लाह के नबी के आगे तुम अपनी इस अर्निंग को अल्लाह के आगे कैसे जस्टिफाई करोगे? भाईजान, ये दुनिया इस कतरे की मानिंद है। इस कतरे में तुम बिलियनर बन गए, तुम मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब, बिल गेट्स बन गए, तुम बिलियनर बन जाओ, बिलियनर बन जाओ तुम इस दुनिया के अंदर, कतरे की मानिंद है। आखिरत में तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम हो। तुमने बिलियनर तुम्हारे बनने का क्या फायदा? तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तुम विराट कोहली हो, तुम शाहरुख खान हो, तुम बहुत बड़े बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, मैं बोलता हूँ ट्रिलियनर हो, तुम बन जाओ, यहीं रह जाएगा ना। या तो तुम बोलो नहीं नाउजुबिल्लाह, मुझे अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर यकीन नहीं है, ये बात नहीं है, नाउजुबिल्लाह, ऐसा तो नहीं है। जब हमारा आपका ईमान ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इस दुनिया की मिसाल ऐसी है, समंदर में उंगली को डालो, जितना पानी बाहर इसके ऊपर लगा हुआ है इस उंगली पे, ये दुनिया की जिंदगी, और जो सामने समंदर है वो आखिरत है। जब उसको तुम सामने रखते हुए चलोगे तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स और होंगे। तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हजरत अबू बकर होंगे, तुम्हारे इन्फ्लुएंसर हजरत उमर होंगे, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर, मुझे बताएं क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि उनकी तरबियत हो जाए और हम ऐसा काम करके चले जाएं कि हमें एट द एंड ऑफ द डे जन्नत की टिकट मिल जाए। जन्नत की टिकट हासिल करना इंसान का ऑब्जेक्टिव है इस दुनिया में आने का। आप इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से ये चीज़ उजागर कराएं, अल्लाह पाक आपके इस काम की बरकत देगा। आप अपने इस काम का आपने बेड़ा उठाया ना, आप इसके पीछे नीयत चेंज करें। नीयत क्या होगी? अल्लाह पाक मैं लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। सर अल्लाह की मदद आएगी आपके साथ।
मैं समझता हूं अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र होगा अल्लाह पाक उससे बेहतर महफिल में अपना आपका जिक्र करेगा। हम पिछले इस घंटे ये जो जितनी भी पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं ना इंसानों में बैठ के, तो अल्लाह पाक इससे बेहतर महफिल में हमारा जिक्र कर रहा होगा। मेरा यह यकीन है इस बात पे कि अल्लाह पाक हमारा जिक्र इस वक्त फरिश्तों के साथ हमारा कर रहा होगा। इस पॉडकास्ट का, किसी पॉडकास्ट का जिक्र आपने अल्लाह की महफिल में होते सुना है? अगर आपका जिक्र अल्लाह पाक फरिश्तों की महफिल में कर दे, आज भाई आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे बताएं। ये आपका रोल, जब आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा अल्लाह आपको गैब से देगा। आप क्वालिटी के पीछे चले, पैसे खुद ब खुद आएंगे। यही मैं अपनी टीम को बताता हूं, जो मेरे कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स हैं, मैं उनको बताता हूं जब क्लाइंट आपको अप्रोच करे ना, आप उनको इंसाफ के साथ, तरीके के साथ सिर्फ हमारा कंसल्टेशन प्रोसीजर बताएं। ये नहीं सोचें वो कितने पैसे देगा, नहीं देगा, देगा नहीं दे सकता, दे सकता है नहीं दे सकता, ना सोचें। पैसे नहीं सोचने आपने, आप क्वालिटी के साथ उनको अपना प्रोसीजर बताएं। अल्लाह उनके दिल में डालने वाला है। अल्लाह पाक किसी के दिल में डालेगा तो ही अगला पैसे देगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा तो ईमान है इस बात के ऊपर। कोई आपको ब्लेस नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। सर अल्लाह पाक पूरी कायनात मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह की जात ना चाहे, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पूरी कायनात मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, अल्लाह की जात नहीं चाहे तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता। ऐसा ही है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता अल्लाह की जात जब तक ना चाहे। पर मुझे फायदा नुकसान देने वाला ना आप मुझे दे सकते हैं ना मैं आपको दे सकता हूँ। वी आर जस्ट हियर टू मेक आवर आखरा। हम अपनी जन्नत की टिकट पक्की करने आए हैं, और हर वो काम जो हमें उस रास्ते से डेविएट कर रहा है हमें उससे इज्तिनाब करना है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह पाक ने हमारी वालदा के दिल में जो बात डाली कि उन्होंने हमारा नाम उमर, हज़रत उमर और हज़रत बिलाल पे रखा, हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत, लेकिन अल्लाह पाक मेरी कोशिश यही होती है, इतना बड़ा जिम्मेदारी है और साथ में एंड में अहमद लगा दिया, उमर बिलाल अहमद, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह पाक इस नाम के लाज रखने वाली बना देना। इतनी हो जाए कि हज़रत उमर, हज़रत बिलाल और हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम अहमद, इस नाम की बरकत है जो मैं समेट रहा हूँ। गुनाहगार इंसान हूँ, उसके बावजूद इन नामों की बरकत समेटते हुए यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा ना, तो मुझे पता है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम एक स्टेप अल्लाह की तरफ बढ़ाओ, चल कर आओ, अल्लाह दौड़ कर आएगा। तुम एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह 10 कदम बढ़ाएगा। तो मैं गुनाहगार इंसान हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश का नाम है जिहाद। देहात कर रहे हैं भाई। थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत अच्छा लगा आज मिलके। आज जो बहुत से पर्सपेक्टिव फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड थे उसके ऊपर बात के साथ साथ बस सर आपके नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा। आज आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा चेंज लगा। हमने कई साल पहले एक रेडियो शो किया, उसके बाद आज हम कर रहे हैं, तो बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपकी ज़ाहिरी तौर पे नज़र आने वाली शख्सियत और एक अंदर से जो एक इंसान होता है उसमें बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। बस जज़ाकल्लाह। मेरी ख्वाहिश ये होगी आप अपने एडिटर से सख्त कहिएगा कि भाई इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बड़ी सारी बातें की है, अच्छे तरीके से और एडिट करके आगे पहुंचाए, क्योंकि पब्लिक सुनना जरूरी है। स्ट्रेटेजिकली क्रक्स में हुक बात, तो आपने इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में आप उसको निकालें और इस अपने प्लेटफॉर्म को अल्लाह के और अल्लाह के नबी के मैसेज जो उन्होंने पहुंचाया उसका किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट इंशाल्लाह हम फिर जन्नत में बैठ के भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।